Assalamualaikum class. How are you all? Hope you all are fine and following your lectures. Let's start our today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये आपके बायोलॉजी की यूनिट 5 से है, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास हैं डेवलपमेंट इन चिक से लेकर गैस्ट्रुलेशन तक। तो अब इसमें देखें कि डेवलपमेंट ऑफ चिक, तो हमने चिक को ही क्यों लिया। चिक के हम कहते हैं चूज़े को, ठीक है। जो हमारे पास हैन का बेबी है उसको हम चिक कहते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन हमारे पास ये बर्ड है जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमने जो है ना डेवलपमेंट ऑफ चिक को जो है एक बेसिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे लिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तमाम बर्ड्स और मैमल्स में जो डेवलपमेंट है उनकी स्टेजेस ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि इस चिक को स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा इजी था तो हमने इसी की डेवलपमेंट को जो है एज अ स्टैंडर्ड लिया। तो इससे हमारे पास जो है ये हमें बेस प्रोवाइड करती है फॉर अर्ली डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें बताती है चिक, एक तो कि जो सेल्स हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि कौन सा सेल जो है वो हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो बेसिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं, बेसिक जो हमारे फंडामेंटल प्रोसेस हैं वो क्योंकि तमाम वर्टिब्रेट्स में सेम है। तो जब हम चिक को की डेवलपमेंट को थॉरली स्टडी कर लेते हैं तो हमें इन शॉर्ट जो है तमाम वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास बेसिकली होती है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो इससे ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल वजूद में आता है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट का, ठीक है। और इस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो चिक का एग बनता है, ठीक है, जिसको हम योक भी कहते हैं, इसके गिर्द जो है ना वेरियस एक्सेसरी कवरिंग्स होती हैं जो कि फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से सिक्रीट होती हैं, ठीक है। तो जैसी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो फर्टिलाइज्ड एग बनता है तो उसके गिर्द क्या आ जाती हैं, फ़ीमेल की बॉडी के ट्रैक से एक कवरिंग्स आती हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ़ किस्म की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या करती हैं उस एग को कवर करके रखती हैं। तो इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इंटरनल मीन्स के विद इन फीमेल बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन होती है एंड नॉर्मली टेक प्लेस जस्ट एंड ओवम इज़ एंटरिंग इन द ओविडक्ट। तो जैसे ही जो है ओवम एग जो है वो एंटर होता है ओविडक्ट में, फौरी तौर पे वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज़ हो जाता है। अब जैसे ही वो फर्टिलाइज़ होगा उसके गिर्द जो है एक शेल आ जाता है, ठीक है ना। शेल कहते हैं उसके गिर्द एक छिलका, जैसे आप देखते हैं कि जैसे हैन के एग्स होते हैं, ठीक है। एग हमारी कॉमन यूज़ में हमारी लाइफ में, तो जो है उसके गिर्द क्या होता है, एक शेल होता है, ठीक है ना, वाइट कलर का। तो उस शेल को जो है वो कैसे सिक्रेट होता है, वो अब जैसे ही वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो पास होगा फीमेल की यूट्रस में तो उसके अंदर एक ग्लैंड्स होता है जिसको हम नाम देते हैं शेल ग्लैंड का, ठीक है। तो वो ग्लैंड क्या करते हैं, उस मेम्ब्रेन के गिर्द मज़ीद जो है एक शेल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वैसे जो शेल हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो हमारे पास जो है जो इसका चिक का एग है वो जो है वो जैसे ही पास होगा उसकी यूट्रस से उसके गिर्द क्या सिक्रेट हो जाते हैं, शेल सिक्रेट हो जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन उसके गिर्द ऑलरेडी मौजूद है। तो आप देखते हैं कि जब भी हम एग को तोड़ते हैं तो उसके गिर्द पहले उसका छिलका शेल उतरता है, उसके शेल के बिल्कुल नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। ये वही मेम्ब्रेन्स हैं जो है फीमेल की यूट्रस में से रिलीज़ हुई थी और उन्होंने जो है एग को एक कवरिंग दी हुई थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास हैन जो है वो एग ले करती है, ठीक है, तो उस वक्त जो है उसके अंदर कोई मतलब आपको बेबी की फॉर्मेशन नज़र नहीं आती, मतलब उसके उस वक्त उसके अंदर वो चिक डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब व्हेन एग हैज़ बीन लेड, कि जब मुर्गी जो है वो एग ले कर चुकी है उस वक्त उसके अंदर जो है उसके बेबी की डेवलपमेंट जो है वो सीज़ हो जाती है। सीज़ का मतलब है वो रुक जाती है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि हम उसके यॉक को जो है मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकरी में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसके एग में से जो है
बेबी बाहर आए, चिक बाहर आ जाए, ठीक है ना, चिक की प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके एग को जो है एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर देना पड़ता है, ऐसा टेम्परेचर जो क्या हो उसकी मदर की बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो, ठीक है। तो इस अमल को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन का। तो इसके लिए इंक्यूबेशन बेसिकली क्या होती है कि एग को हम आर्टिफिशली जो है टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जो है उसके अंदर जो डेवलपमेंट सीज हुई है वो दोबारा से इनिशिएट हो सके और उसमें से जो है चिक की डेवलपमेंट हो सके और चिक जो है वो शेल से बाहर आ सके। तो इसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं दैट आर नोन एज इंक्यूबेटर्स, ठीक है। और इंक्यूबेटर्स का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 36 से लेकर 38 तक होता है। सो एट दिस टेम्परेचर चिक कंप्लीट डेवलपमेंट एंड हैच्ड ऑन द 21st डे। तो आपको 20 दिन तक जो है उस एग को उस इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। तो 21st डे को आप देखेंगे कि उसमें से पूरा का पूरा एक चिक डेवलप हो चुका होगा बेबी, तो वो जो चिक है वो अंडे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बड़े खूबसूरत से हमारे पास येलो कलर के चिक्स जो हैं वो अंडे से बाहर निकल आते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, कि एक जाइगोट से लेकर उसके एक पूरे बेबी की डेवलपमेंट तक जो है हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो बेसिक हमारे पास जो है 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लीवेज एंड सेकंड इज़ मोरूला, थर्ड वन इज़ ब्लास्टूला एंड लास्ट वन इज़ गैस्ट्रूला। लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन। फर्स्ट वन है जी हमारे पास क्लीवेज, ठीक है ना। क्लीवेज का मतलब होता है कट करना, किसी चीज़ के ऊपर कट आ जाना, ठीक है, उसको काट देना 2 हिस्सों में। तो क्लीवेज देखें कि इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है तो जो एग होता है, एग की बेसिकली जो एग की यॉक होती है, ठीक है, इसमें यॉक की बात करें आप जहन में रखें, जो अंडे की जर्दी होती है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी जो है माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। माइटोसिस के ज़रिए जो है वो एग की यॉक जो है पहले 1 से 2 में डिवाइड होती है, फिर 2 से 4 में डिवाइड होती है, ठीक है। तो सीरीज़ जो है हमारे पास क्लीवेज की है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ सेल्स बनते जाते हैं। तो इस अमल को हम नाम देते हैं क्लीवेज का। तो हमारे पास जो बर्ड्स का एग है स्पेसिफिकली, उसके अंदर ये जो सेल की डिवीजन है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक स्मॉल डिस्क होती है, ठीक है ना। स्मॉल डिस्क आप समझिए, इसमें यॉक की बात करें, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द यॉक, जिसको हम एनिमल पोल कहते हैं, उसके ऊपर जो है क्लीवेज होती है, ठीक है। तो इस तरह की क्लीवेज को हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज का, ठीक है, जिसमें जो क्लीवेज है वो स्पेसिफिकली एक यॉक तक लिमिटेड हो, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज का। और वो जो हमारे पास यॉक क्योंकि सर्कल में होती है, डिस्क फॉर्म में होती है, तो इसलिए इसको हम डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। तो इसमें देखें स्टेजेस ऑफ क्लीवेज में आपके सामने हैं। अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो इसमें हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग है। तो इसमें बिल्कुल जो है पहली क्लीवेज उन्होंने शो की हुई है, दैट इज़ फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन है। उसके बाद अगर आप थर्ड डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक और क्लीवेज, तो इससे क्या हुआ, पहले हमारे पास एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, तो उसके बाद जो है मज़ीद 2 वर्टिकल इसके ऊपर क्लीवेज शो होती हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और एट द एंड देखें बिल्कुल लास्ट में जो है हमारे पास क्या होता है, एक सेल जो है ये मैनी सेल्स में डिवाइड हो गया ड्यू टू क्लीवेज, ठीक है। तो अब इसमें क्लीवेज के नतीजे में आप देखें कि हमारे पास जो है यॉक का साइज़ ऐसा ऐसा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब फर्टिलाइज्ड एग की निस्बत जो क्लीवेज के नतीजे में हमारे पास सेल्स बनने हैं, उनका साइज़ क्या होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास कि क्लीवेज फरो स्टार्ट इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन, की सबसे पहले जो आपको क्लीवेज नज़र आएगी उसको क्लीवेज फरो कहते हैं, ठीक है। फरो मीन उसका एक उभार आपको नज़र आएगा। तो फर्स्ट 2 क्लीवेज जो है वो वर्टिकल हैं, और जो थर्ड वन है वो क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म कट डाउन हो जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है यॉक में से ये सेल्स क्या होते जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड सक्सेसिव क्लीवेज बिकम इरेगुलर एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। सक्सेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है नंबर ऑफ सेल भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्लीवेज का रिजल्ट क्या निकलता है, अब जब क्लीवेज पूरी होगी, मिसाल के तौर पे उसके अंदर जितने नंबर ऑफ सेल बनने थे वो हमारे पास बन गए। तो अब क्लीवेज जो है इसके रिजल्टेंट जो होगा हमें हमारे पास सामने आता है एक राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर, ठीक है। ब्लास्टोमेयर हमारे पास क्या है, जब एक क्लीवेज हुई, ठीक है ना, फर्स्ट क्लीवेज हुई, उसने एक जाइगोट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसी तरह 2 से 4, 4 से 6, तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसमें अब हर एक सेल को हम ब्लास्टोमेयर कहेंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास क्लीवेज इस लेवल तक पहुँचे कि मज़ीद जो है अब उसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, मज़ीद क्लीवेज नहीं हो सकती, अब हमारे पास एक पैक्ड मटेरियल आ जाएगा सेल्स का, तो जिनको हम नाम देंगे ब्लास्टोमेयर का। अब इस स्टेज को हम नाम देते हैं मारूला, ठीक है। तो मारूला बेसिकली हमारे पास क्या, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप मास ऑफ सेल्स 2 और मोर लेयर थिक इन सेल्स लेइंग क्लोज टू यॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास मारूला की डेफिनेशन है। तो मारूला हमारे पास क्या है, ये एक डिस्क शेप होती है, क्योंकि हमने बताया कि शुरू में कि ये डिस्कॉइडल क्लीवेज है, ठीक
ठीक है, मतलब वो एक डिस्क पर ही लिमिटेड है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब एट द एंड हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, उनका बहुत ज़्यादा मास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और वो कितने थिक होंगे, 2 और मोर लेयर्स, ठीक है, बिल्कुल उसके लिए उसकी थिकनेस बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ज़्यादा है और वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली लाई कर रहे होते हैं, इतनी क्लोज कि उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, उन ब्लास्टोडर्म्स की इस स्टेज को हम मारूला का नाम देते हैं, ठीक है। सो इन द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म, अब ब्लास्टोडर्म हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास एक कैविटी होती है, ठीक है, उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं कि सेल्स आर स्मॉलर एंड completely defined while those at periphery are flattened and large, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ब्लास्टोडर्म का एक पूरा पैक बना है, ब्लास्टोडर्म का हमारे पास जो पैक बना है उसको हम नाम देते हैं, तो मतलब उसके अंदर अब क्या हो जाएगा कि उसके जो सेंटर वाले सेल्स होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, वाइल जो पेरीफ्री में जो उसके मतलब ऊपर साइड पे मौजूद हैं सेल्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और लार्जर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी जो है ना वो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, वो मतलब उसके अंदर अभी मज़ीद क्लीवेज नहीं आई हुई होती, क्योंकि क्लीवेज सेंटर से आउटर की तरफ मूव करती है, तो बीच वाले सेल ज़्यादा क्लोज होते हैं और छोटे होते हैं, और जो बाहर वाले सेल हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म की कोई हमारे पास कैविटी मौजूद नहीं होती, तो इसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, क्लोजली पैक्ड मास ऑफ द सेल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें ब्लास्टूला। अब हमारे जो मारूला स्टेज है ना वो क्या होती है, शॉर्ट लिव होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टेज रहती है, उसके बाद फ़ौरन जो है अब मारूला जो है एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का, ठीक है। तो ब्लास्टूला हमारे पास क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड कैविटी। अब क्या होगा, वो जो क्लोजली मास्ड पैक ऑफ द सेल्स है ना उनके अंदर जो है ना एक कैविटी अराइज होगी, कैविटी के खला उसमें अंदर आ जाएगा, मतलब यूँ समझ लें कि वो सेल्स क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त जो उनके बीच में कैविटी बन जाएगी उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील का। So the discoidal cap of cells above the blastocele are known as blastoderm, ठीक है। अब जो है क्योंकि बीच अब कैविटी दरमियान से बनना शुरू हुई है ना, ठीक है, तो बीच में आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पेस आती जा रही है, ठीक है। अब बीच वाले सेल तो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले सेल्स हैं स्टिल उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है पैकिंग कर रखी है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे ब्लास्टोडर्म का। सो द मार्जिनल एरिया ऑफ ब्लास्टोडर्म इन विच सेल रिमेन अनडिटैच्ड फ्रॉम यॉक एंड क्लोजली एडहेरेंट टू इट नोन एज जोन ऑफ जंक्शन, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते और वो मार्जिन्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा एक दूसरे से डिटैच रहेंगे। डिटैच का मतलब है हमेशा एक दूसरे से अटैच रहते हैं, रिमेन अनडिटैच्ड, ठीक है। तो इस एरिया को हम नाम देते हैं जोन ऑफ जंक्शन का, ठीक है, कि ऐसा ब्लास्टूला के ऊपर ऐसा एरिया जहाँ पर सेल जो हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं होते, मतलब वहाँ पे किसी किस्म की कैविटी प्रोड्यूस नहीं होती, वो हमेशा एक दूसरे से क्या रहते हैं, एडहेरेंट रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो उस जोन को हम नाम देते हैं जोन ऑफ जंक्शन का, ठीक है जी। तो ये देखें आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है ब्लास्टूला की, तो आप देख सकते हैं कि ब्लास्टोसील बताई गई है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया कि ये कैविटी होती है, ठीक है, ये ब्लास्टोसील है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ने क्या किया, वो एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए और उन्होंने कैविटी प्रोड्यूस कर दी। जबकि अगर आप उसकी ऊपर वाली सरफेस देखें तो स्टिल वहाँ पे सेल्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है। तो उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, जोन ऑफ जंक्शन का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो अब गैस्ट्रुलेशन हमारे पास क्या होती है कि हमने देखा कि सेल्स ने क्या किया, वो एक दूसरे से दूर उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से कैविटी बनी थी। अब इनकी जो मूवमेंट है, सेल्स क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले मिसाल के तौर पर अगर वो डिस्क शेप में थे तो वो लेयर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके नतीजे में जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ लेयर सामने आ जाती हैं सेल्स की, तो इसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रुलेशन का। तो हमारे पास जो ब्लास्टोडर्म थी वो 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वो बट ये आप जहन में रखें कि सेल्स स्टिल एक दूसरे साथ क्या है, स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लेयर वाले सेल्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे, वो एपीब्लास्ट बना देंगे, और जो नीचे वाली लेयर के सेल्स हैं वो हाइपोब्लास्ट बना देंगे। तो एपीब्लास्ट हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। प्रिजम्पटिव का मतलब ये है कि जब ये डेवलपमेंट मुकम्मल होगी, तो जब हमारे पास एम्ब्रियोनिक लेयर सामने आएंगी तो एपीब्लास्ट फ्यूचर में एक्टोडर्म बनाएगी और मेसोडर्म बनाएगी, और जो हाइपोब्लास्ट है वो हमारे पास क्या बनाएगी, एंडोडर्म बनाएगी, ठीक है। आपको पता है कि एक वर्टिब्रेट की बॉडी जो है ना वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सो बिकॉज द हाइपोब्लास्ट सेल ग्रो आउटवर्ड एंड आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द यॉक, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे सेल्स हैं जो यॉक की सर्फेस के बाहर चले गए हैं, इस टाइम इसको हम हाइपोब्लास्ट कहेंगे, यानी कि अपर लेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या बनाएगी, एंडोडर्म बनाएगी।
तो अब इसका प्रोसीजर देखें कि किस तरह जो है सेल्स के अंदर लेयरिंग होती है। तो फर्स्ट वन है इसमें देखें कि सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म सेपरेटेड फ्रॉम द यॉक, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि जो ब्लास्टोडर्म के दरमियान वाले सेल्स है वो क्या होंगे, सेल्स यॉक से सेपरेट हो जाएंगे, इनको से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो सेल उठेंगे यॉक से ऊपर, तो आप देखेंगे कि यॉक के बिल्कुल नीचे जो है ना एक लिक्विड डेवलप हो जाएगा, लिक्विड का पूल डेवलप हो जाएगा। सो रेजिंग ऑफ द यॉक एंड गिविंग द एरिया एंड ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यॉक को उस ब्लास्टोडर्म से अलग कर देगा और उसके अंदर पूरा एक हमारे पास एरिया जो है वो शफाफ पानी से भर जाएगा। उस एरिया को हम नाम देते हैं एरिया पेलुसिडा, ठीक है। वाइल जो हमारे पास पेरिफेरल पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, दिस सेल लाई अनसेपरेटेड। वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ के सेल एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो वो एक एरिया बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं एरिया ओपेका, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत डेंस एरिया होता है, ठीक है। सो द अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म कंसिस्ट ऑफ प्रिजम्पटिव मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। अब ये बात पहले हो चुकी है कि अब जो मेसोडर्म की ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या बना देंगे, वो फ्यूचर में हमारे पास मेसोडर्म बनाएंगी और एक्टोडर्म बनाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने गैस्ट्रोला शो किया हुआ है, ठीक है, पोजीशन ऑफ गैस्ट्रोलेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में जो है सेल्स की क्या हो गई, यॉक नीचे रह गई, ठीक है ना। अब यॉक के ऊपर सेल्स जो है वो यॉक से ऊपर उठ गए हैं, ठीक है, और उन्होंने 2 लेयर्स बना लिए हैं, ठीक है। तो सेंटर में हमारे पास माइग्रेटिंग सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपर लेयर की तरफ और लोअर लेयर की तरफ। और बीच में जो है ये आपको कैविटी नज़र आ रही है। तो अभी जो ऊपर वाली सेल लेयर होगी जो आपको ब्लूइश सी नज़र आ रही है, दैट इज़ एपीब्लास्ट, और नीचे वाली हमारे पास होगी हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो इन्होंने फ्यूचर में क्या बनाना है, मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स बनानी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो आप बेसिकली ये समझ लें गैस्ट्रोलेशन हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। इन्हीं लेयर्स ने फिर फ्यूचर में जाके क्या बनाने हैं, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी ऑर्गन्स बनाने हैं, ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है आपकी अटेंडेंस के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। काइंडली आप उस लिंक में अपने अटेंडेंस लगा के अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। कीप फॉलोइंग दीज लेक्चर्स। स्टे सेफ, स्टे होम।